हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज की कहानी उस दौर की है जब दुनिया के ज़्यादातर देश वर्ल्ड वॉर वन की तैयारी कर रहे थे और इसी दौरान यूरोप के देश हंगरी में कुछ ऐसा हुआ जो वर्ल्ड वॉर जितनी बड़ी खबर बन गया। ये पूरी कहानी एक मकान मालिक, एक किराएदार और एक स्टोर रूम में रखे कुछ ड्रम्स से शुरू होती है और आगे जो हुआ उसने हंगरी के साथ साथ पूरे यूरोप को हिला दिया। जिस शख्स के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है उसके बारे में लोगों का कहना था कि वो वर्ल्ड वॉर वन में लड़ने गया है, मगर जब सच्चाई सबके सामने आई तब वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि किसी पर भी भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। ये कहानी हमें ये बताएगी कि एक सीधा साधा दिखने वाला इंसान क्या क्या कर सकता है और किस हद तक जा सकता है, और अगर उसे रोका ना जाए तो वो कितनी तबाही मचा सकता है। कहानी शुरू होती है हंगरी के शहर बुदापेस्ट से, जहां सन 1916 की सुबह एक मकान मालिक अपने किराएदार के घर के लिए निकलता है। चूंकि एक किराएदार फौज में था इसीलिए वर्ल्ड वॉर वन में ड्यूटी के लिए उसे बुला लिया गया था, और मकान मालिक इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसके घर के गैराज में उसे कुछ ऐसा मिलने वाला है जो यूरोप के इतिहास का सबसे खौफनाक क्राइम होने वाला है। सन 1916 की एक सुबह मार्टिन क्रेसिंस्की नाम का एक शख्स अपना कोट और हैट पहनता है और जल्दी जल्दी में अपने घर से बाहर निकल जाता है। वो एक मकान मालिक था जिसकी प्रॉपर्टी 9 कॉसेट स्ट्रीट में थी और ये जगह सिंकोटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती थी जो बुदापेस्ट शहर के आउटर में थी। जिस शख्स को उसने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दी थी वो बेलाकिस नाम का एक आदमी था और ये पिछले 16 सालों से इसी घर में रह रहा था। क्योंकि इस घर की लीज खत्म हो चुकी थी इसलिए मार्टिन अब इस जगह को नई तरह से रेनोवेट करना चाहता था और यहाँ एक नया किराएदार लाना चाहता था। बहरहाल जब वो घर पहुंचा तब वहां ताला लटका हुआ था, और जब मार्टिन ने बेला के पड़ोसी से इस बारे में पूछा तब उसी ने बताया कि बेला को वर्ल्ड वॉर वन के लिए बुला लिया गया है। ये सुनकर मार्टिन का मुंह उतर जाता है क्योंकि उसे बेला को यहाँ से हटाना ही था, जबकि अगल बगल सारे पड़ोसी उसे पसंद करते थे और उन सभी का एक्सपीरियंस उसके साथ बहुत अच्छा था। वहाँ कोई भी ऐसा पड़ोसी या शख्स नहीं था जिसने बेला की बुराई की हो, मगर चूंकि बंद घर होने की वजह से मार्टिन को नुकसान हो रहा था इसीलिए वो अब घर खोलने का फैसला करता है। बहरहाल मार्टिन बेला के एक पड़ोसी को अपने साथ लेता है और घर से लगे स्टोर रूम में चला जाता है ताकि घर में रेनोवेशन के लिए कुछ सामान वहां से मिल सके। मार्टिन उस पड़ोसी के साथ जैसे ही स्टोर रूम में कदम रखता है उन दोनों के सामने 3 फीट ऊंचे कुछ ड्रम्स एक के ऊपर एक रखे थे। इन ड्रम्स को दीवार से लगाकर रखा गया था और ये देख मार्टिन को बहुत अजीब लगता है क्योंकि बेला एक फौजी था और उसके स्टोर रूम में केमिकल मेटल ड्रम्स का कोई काम नहीं था। इन ड्रम्स ने मार्टिन और पड़ोसी के सामने कई सारे सवाल खड़े कर दिए, और चूंकि ये मार्टिन की प्रॉपर्टी पर रखे थे इसीलिए वो सोचने लगता है कि ये ड्रम्स अब मेरे हैं और वो इन ड्रम्स को खोलने का फैसला करता है। अब मार्टिन एक ड्रम पर चढ़ जाता है और उसके ढक्कन को अपनी उंगलियों से खोलने की कोशिश करने लगता है, मगर ये सभी ढक्कन वेल्डिंग करके जाम किए गए थे इसीलिए ये खोल नहीं रहे थे। ये देख पड़ोसी पास से एक कुल्हाड़ी ले आता है, जिसके बाद मार्टिन अब इस कुल्हाड़ी से ढक्कन पर मारने लगता है और जैसे ही टूटकर ये ढक्कन खुला पूरे स्टोर रूम में बहुत तेज़ गंदी बदबू फैल गई। क्योंकि ये पड़ोसी एक फिजिसिस्ट था इसीलिए वो ये फौरन समझ गया कि ये बदबू एक तरह के केमिकल मेथनॉल की है जिसे वुड एल्कोहल भी कहा जाता है। इस मेथनॉल की बदबू में एक और बदबू मिली हुई थी और ये बदबू किसी चीज़ के सड़ने की थी, जिसे देख वो दोनों घबरा जाते हैं और फिर मार्टिन दूसरे ड्रम्स के ढक्कन को कुल्हाड़ी से खोलने लगता है। बहरहाल सारे ड्रम्स के ढक्कन खोलने के बाद जब वो अंदर झांकता है तब वो देखता है कि सभी ड्रम्स मेथनॉल से भरे हुए थे, और इसी दौरान उसकी नज़र एक प्लास्टिक बैग पर पड़ती है और वो इस बैग को बाहर निकाल लेता है, मगर जो वो देखने वाले थे उसके लिए उनका दिल और दिमाग बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये प्लास्टिक बैग खोलते ही मार्टिन को एक औरत की लाश मिलती है जिसे मेथनॉल में डालकर प्रिजर्व किया गया था ताकि उसकी बॉडी ख़राब ना हो, और उसके गले में एक रस्सी थी जिसे देख यही समझ आ रहा था कि इसी से उसका गला दबाया गया है। ये देख मार्टिन और पड़ोसी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और उनके बीच बिल्कुल खामोशी छा जाती है और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा है। दूसरे ड्रम में झांकने पर उसे ब्लॉन्ड बालों की एक झलक दिखाई देती है और ये देख वो दोनों कुल्हाड़ी छोड़कर पड़ोसी के घर की तरफ भागते हैं और वहाँ से पुलिस को कॉल कर देते हैं। खबर मिलती है ये केस डिटेक्टिव चार्ल्स नेगी को सौंप दिया जाता है, जिसके बाद वो अपने कुछ साथियों को लेकर सिंकोटा के लिए निकल जाता है जहाँ से मार्टिन ने उसे कॉल किया था। जैसे ही चार्ल्स वहां पहुंचा वो देखता है कि मार्टिन उसी की तरफ दौड़ा चला रहा है और वो डर और घबराहट में उन्हें सब कुछ बता देता है जो उसने ड्रम में देखा। इसी दौरान डिटेक्टिव से मिलने मिसेस जैक्यूबेक नाम की एक औरत भी पहुंच जाती है जो बेला के घर की देखरेख तब से कर रही थी जब से वो इस घर में रहने आया था। मिसेस जैक्यूबेक एक 50 साल की औरत थी जो पास में अपने हस्बैंड के साथ रहती थी और बेला भी उनकी बहुत इज्जत करता था क्योंकि वो अपना पूरा काम बहुत ईमानदारी से करती थी।
यही वजह थी कि अचानक बेला के घर के बाहर पुलिस की भीड़ देखकर वो वहां पहुंच गई और चिल्लाने लगी कि वो सभी वहां से चले जाएं। वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि बेला के स्टोर रूम में क्या मिला है और पुलिस उसी सिलसिले में तहकीकात करने आई है। बेला डिटेक्टिव चार्ल्स क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और उनकी पूरी टीम अब स्टोर रूम और ड्रम्स को बारीकी से छानबीन करने लगती है। उनकी छानबीन अभी चली रही थी कि तभी टीम का एक ऑफिसर चार्ल्स के पास आकर बताता है कि इससे पहले भी उसे इन ड्रम्स की कंप्लेंट मिल चुकी है और वो यहाँ पहले भी आ चुका है। ये पता चलते ही चार्ल्स उससे पूछता है कि फिर उसे इन ड्रम्स में क्या मिला था, जिसके जवाब में ऑफिसर बताता है कि उसकी मुलाकात बेला से हुई थी और जब उसने बेला से पूछा कि इन ड्रम्स में क्या है तब उसने बताया कि वो वॉर के लिए इन ड्रम्स में पेट्रोल जमा कर रहा है। ऑफिसर को भी ये बात सही लगी क्योंकि वॉर में पेट्रोल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, मगर वो ये नहीं जानता था कि इन ड्रम्स में डेड बॉडीज़ रखी हुई हैं। बहरहाल चार्ल्स अब सभी ड्रम्स को पूरी तरह खुलवाता है और उसमें से 5 डेड बॉडीज़ और निकलती हैं जो पूरी या आधी तरह नंगी थीं और ये सभी डेड बॉडीज़ औरतों की थी जिनके गले में रस्सियाँ पड़ी थीं। ये देख पुलिस के पसीने छूट गए और अब वो स्टोर रूम से लेकर पूरे घर और अंदर बाहर हर जगह तलाशी लेना शुरू करते हैं और उनकी हैरत का ठिकाना तब नहीं रहा जब उन्हें और भी डेड बॉडीज़ मिलती चली गईं। इन सभी डेड बॉडीज़ को भी प्लास्टिक बैग में डालकर मिथेनॉल में डाला गया था ताकि लाश सड़ने की बदबू न आए और जब घर और स्टोर के चप्पे चप्पे को खंगाला गया तब उन्हें कुल 24 डेड बॉडीज़ और बरामद हुई। यह खौफनाक नज़ारा देख चार्ल्स का दिमाग घूम गया और उसे यह समझ आ गया कि उनका पाला एक सीरियल किलर से पड़ा है जो बहुत ही बेरहम और चालाक है। चार्ल्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी छानबीन कहाँ से शुरू करे और तब वो आस पड़ोसियों से बेला के बारे में पूछताछ करना शुरू करता है। इस पूछताछ में सभी पड़ोसी एक ही बात कह रहे थे कि बेला एक बहुत अच्छा आदमी और अच्छा पड़ोसी है, जबकि चार्ल्स को लग रहा था कि बेला एक अलग थलग रहने वाला और खामोश आदमी होगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर बेला किस था कौन और उसका इन मर्डर से कोई ताल्लुक था भी या नहीं। बेला का जन्म सन 1877 में ऑस्ट्रिया में हुआ और सन 1900 आते आते वो टिन स्मिथिंग का काम सीखने लगा, जिसमें वो मेटल के सामान की रिपेयरिंग और वेल्डिंग करने लगा। उसे जानने वाले सभी लोगों का यही कहना था कि वो एक तमीज़दार और इंटेलिजेंट शख्स था, मगर उसने स्कूल एजुकेशन हासिल नहीं की थी। वो लोगों को इम्प्रेस करने में भी बहुत माहिर था और वो हर टॉपिक पर बहुत अच्छी तरह बात कर लेता था, फिर चाहे सामने कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। चूँकि वो दिखने में भी काफ़ी अच्छा था और वो हमेशा सूटेड बूटेड रहता था, जिसकी वजह से ज़्यादातर औरतें उसके साथ रहना चाहती थी और वहाँ के आदमी भी उसकी पर्सनैलिटी से जलते थे। इतनी सारी खूबियों को पता चलने के बाद भी चार्ल्स को यही लग रहा था कि बेला की ज़िंदगी के बारे में कुछ तो ऐसा है जो उसने अपने हर जानने वाले से छुपाया है और जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। अब चार्ल्स का शक मिसेस जैक्यूबेक पर बढ़ने लगता है, मगर बॉडीज़ मिलने के बाद सबसे पहले वो ऑस्ट्रिया हंगेरियन आर्मी से कांटेक्ट करता है ताकि वो बेला के बारे में पता कर सके। वो आर्मी के कमांडर से पूछता है कि क्या बेला को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए बुलाया गया है और पुलिस उसे मर्डर्स के लिए ढूंढ रही है। ये पता चलती आर्मी उसे ढूंढने में लग जाती है, मगर उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होने वाला था। क्योंकि इस आर्मी के अलग अलग सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर में अलग अलग देशों में रहकर लड़ रहे थे और बेला ने भी अपना नाम बदलकर जॉन स्मिथ रख लिया था और नॉर्थ अमेरिका में रहकर लड़ रहा था। चार्ल्स ने बेला का पता लगाने के लिए पोस्ट ऑफिस से भी कांटेक्ट किया और उनसे ये कहा कि बेला तक आने वाले किसी भी लेटर को सीधे पुलिस तक पहुंचाया जाए। चार्ल्स का मानना था कि अगर बेला का कोई भी साथी उसे इस तहकीकात की खबर देने के लिए लेटर लिखेगा तो वो पकड़ा जाएगा और चार्ल्स ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि बेला को इस तहकीकात की भनक भी लगे। बहरहाल अब आर्मी बेला की तलाश में लग जाती है और इसी दौरान चार्ल्स मिसेस जैक्यूबेक को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर देता है। क्योंकि मिसेस जैक्यूबेक बेला की बहुत पुरानी केयरटेकर थी, इसलिए चार्ल्स का मानना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें पता ना हो कि इस घर में क्या हो रहा है। मिसेस जैक्यूबेक का ज़्यादातर वक्त बेला के घर की देखरेख में ही गुजरता था और बेला भी उनकी बहुत इज्जत करता था, इसलिए चार्ल्स अब उन्हें किचन में ले जाकर पूछताछ शुरू करता है। अचानक हुई इस पूछताछ से मिसेस जैक्यूबेक घबरा गई और वो चार्ल्स से कहती हैं कि वो उसे जेल में न डाले, मगर चार्ल्स उनसे कहता है कि सिर्फ रूटीन पूछताछ है और कुछ नहीं। बहरहाल मिसेस जैक्यूबेक जब थोड़ा शांत हुई तब वो अपनी कहानी सुनाते हुए कहती हैं कि वो पिछले 16 सालों से बेला के यहाँ काम कर रही हैं और बेला एक बहुत अच्छा और सुलझा हुआ इंसान है। उन्होंने चार्ल्स को ये भी बताया कि एक बार उनके पड़ोसी के कुत्ते की टांग टूट गई थी और बेला ही उसे डॉक्टर के पास लेकर भागा था, जिससे ये समझ आता है कि इतने अच्छे इंसान का इन 24 मर्डर्स के पीछे हाथ नहीं हो सकता। मिसेस जैक्यूबेक के मुताबिक इन सभी मर्डर्स के पीछे किसी और का हाथ है और कोई बेला को फंसाने की कोशिश कर रहा है।
पूछताछ के दौरान एक ऐसी बात निकल कर आई जिसने अपना ध्यान चार्ल्स की तरफ खींच लिया, और वो बात ये थी कि बेला के घर पर कई अलग अलग औरतों का आना जाना था। यहीं से चार्ल्स के शक की सुई घूमने लगी और उसे लगने लगा कि पहले बेला इन लड़कियों को घर पर बुलाता होगा और फिर उन्हें मार देता होगा। इस पूछताछ के बाद अब चार्ल्स बेला के घर से लेकर उसके बेडरूम की तलाशी शुरू कर देता है, मगर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उनके हाथ कोई सबूत लगे। क्योंकि बेला के घर पर ना होने के बावजूद भी मिसेस जैक्यूबेक घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखती थी, इसीलिए चार्ल्स का शक अब मिसेस जैक्यूबेक पर बढ़ता ही जा रहा था। मिसेस जैक्यूबेक का कहना था कि बेला हर बार नई औरत को लेकर घर आता था, मगर आज तक उसने किसी भी औरत को उनसे नहीं मिलवाया और ना ही उन्होंने कभी किसी औरत के बारे में पूछा। घर की तलाशी लेने के दौरान चार्ल्स की नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है जो लॉक था, और जब वो मिसेस जैक्यूबेक से इस बारे में पूछता है तब उन्होंने बताया कि बेला उन्हें या किसी को भी इस रूम में आने नहीं देता था। ये सुनते ही चार्ल्स के कान खड़े हो गए और वो मिसेस जैक्यूबेक से इस दरवाजे को खोलने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर बाद मिसेस जैक्यूबेक एक चाबी लेकर आई और उसने कहा कि उन्होंने इस चाबी को पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया है, जिसके बाद चार्ल्स इस चाबी से दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खोलते ही चार्ल्स की नज़र रूम के बाहरी हिस्से पर पड़ती है, जहां बहुत सारी बुक शेल्फ्स रखी थी और ये सभी बुक्स से भरी पड़ी थी। करीब जाकर चार्ल्स जब इन बुक्स को खंगालता है तब वो देखता है कि इन ज़्यादातर बुक्स में जहर और गला दबाने के तरीकों के बारे में लिखा है। इन बुक शेल्फ्स के अलावा एक टेबल और चेयर भी रूम के बीचों बीच रखी थी, और जब चार्ल्स इस टेबल को चेक करता है तब उसे ये समझ आने लगा कि आखिर बेला कर क्या रहा था। इस टेबल की ड्रॉवर में 74 अलग अलग पैकेट्स रखे थे और हर पैकेट में कुछ लेटर्स थे जो अलग अलग लोगों के नाम से थे। बहरहाल चार्ल्स अब इन लेटर्स को पढ़ना शुरू करता है और तब उसे ये पता चला कि ये सारे लेटर्स औरतों ने लिखे थे जो बेला के एडवर्टीजमेंट के जवाब में लिखे गए थे। बेला ने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट डाला था कि उसे शादी के लिए एक अच्छी लड़की चाहिए, और जो लड़कियां उससे शादी करना चाहती थी उन्होंने ये लेटर उसे भेजे थे। इन लेटर की शुरुआत सन 1903 से हो गई थी, जिसका मतलब था कि वो पिछले 13 सालों से ये सब कुछ कर रहा था। इस एडवर्टीजमेंट में बेला ने साफ साफ लिखा था कि वही औरतें उससे कांटेक्ट करें जो फाइनेंशियली मजबूत हों, और उनसे बातचीत आगे बढ़ाने से पहले वो सबसे ज़्यादा ध्यान इसी बात पर देता कि उनके फैमिली या रिश्तेदार कोई आसपास ना रहता हो। बेला ऐसा इसीलिए चाहता था ताकि अगर ये लड़कियां गायब भी हो जाएं तो किसी का ध्यान उन पर ना जाए। आखिरकार चार्ल्स को यह भी पता चल गया कि बेला इन लड़कियों से पैसों की ठगी कर रहा था और उन्हें शादी का झांसा देकर उनसे पैसे लूट लेता था। इन लेटर्स के साथ चार्ल्स को बेला की वसीयत भी मिली, और चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने अपनी वसीयत किसी के नाम पहले ही कर दी थी ताकि उसके मरने के बाद सारे पैसे इस शख्स को मिल जाएं। चार्ल्स की हैरत का ठिकाना तब नहीं रहा जब उसने इस वसीयत पर मिसेस जैक्यूबेक का नाम देखा, और ये देख उसने चिल्लाते हुए मिसेस जैक्यूबेक से कहा कि तुम इन मर्डर्स के बारे में सब कुछ जानती हो मगर फिर भी पुलिस से छुपा रही हो। ये देख मिसेस जैक्यूबेक घबराते हुए कहती है कि ना तो उसे इस वसीयत के बारे में कुछ मालूम है और ना ही वो ये जानती है कि बेला ने वसीयत उसके नाम लिखी है। बहरहाल कुछ और सवाल जवाब करने के बाद जब चार्ल्स को लगने लगा कि मिसेस जैक्यूबेक कुछ नहीं जानती है तब वो उसे अपनी सस्पेक्ट लिस्ट से हटा देता है। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती गई पुलिस टीम के सामने नए और खौफनाक खुलासे होते चले गए और उन्हें यह पता चला कि 24 डेड बॉडीज में से 23 औरतें हैं और एक आदमी है। यह अब उनके लिए एक बड़ा सवाल बन चुका था कि यह आदमी कहां से आया, मगर इस सवाल का जवाब उन्हें कभी नहीं मिला। सभी विक्टिम्स की मौत रस्सी से गला दबाने से हुई थी, और जिस बात ने सभी पुलिस ऑफिसर्स को सबसे ज़्यादा चौंकाया वो ये थी कि विक्टिम्स की गर्दन पर 2 निशान थे जैसे किसी वैम्पायर ने उन पर हमला किया हो। विक्टिम्स की बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके पूरे बदन से खून निकाल लिया गया हो, और ये देख एक खुलासा और हुआ कि चार्ल्स एक साइको था जिसका जिक्र उसने न्यूज़पेपर एड में भी किया था। एड में उसने ये भी बताया था कि वो जादू टोने और उसे करने में यकीन रखता है, और ये बात विक्टिम्स की गर्दन पर निशान और बॉडी से निकले खून की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसके बाद ये अफवाह फैलने लगी कि बेला वैम्पायर बनने के लिए जादू टोना कर रहा था। बहरहाल अब चार्ल्स इन सभी बॉडीज़ की पहचान का पता लगाने में जुट जाता है, और तभी टेबल के अंदर से उसे एक फ़ोटो एल्बम मिलती है जिसने उसका काम आसान कर दिया। इस फोटो एल्बम में एक लड़की के हाथ में एक रुमाल था जिस पर एम्प्टी लिखा था, और दूसरी लड़की की डेड बॉडी पर जो कपड़े थे उसके लेबर पर केवी लिखा था। दूसरी लड़की की शिनाख्त कैथरीन वार्गा के नाम से हुई, और इसके बारे में ये पता चला कि ये बेला के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी थी। इस लड़की की बुडापेस्ट में एक बहुत अच्छी दुकान भी थी जो उसने सिर्फ इसीलिए बेच दी ताकि वो बेला के साथ चिंकोटा में रह सके।
क्योंकि उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी अमीर थी। मगर उसकी फैमिली में कोई नहीं था जो उसके गायब होने के बाद उसे ढूंढे, और ये बेला के लिए एक परफेक्ट शिकार था। इन डेड बॉडीज में एक और लड़की की शिनाख्त जूलियन पाश्चक नाम से हुई, और जब चार्ल्स ने पुलिस रिकॉर्ड्स खंगाले तब उसे पता चला कि इस लड़की ने बेला के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि शादी का झांसा देकर उसने उससे पैसे लूटे हैं। हालांकि ये केस कोर्ट भी गया, मगर जूलियन गवाही देने कभी कोर्ट ही नहीं पहुंची, इसलिए इस केस को बंद कर दिया गया और बाद में पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। इस केस की खबर पूरे हंगरी में बहुत तेज़ी से फैल गई, और तब गायब हुई लड़कियों की फैमिलीज एक एक करके सामने आने लगी। वो सभी अपनी लड़कियों को ढूंढते हुए सिंकोटा पहुंच गईं, और तब चार्ल्स की मुलाकात एक औरत से होती है जो ये बताती है कि उसकी लड़की मार्गरेट टॉड बुडापेस्ट में काम करती थी, और उसने भी इस बेला के न्यूज़पेपर ऐड के जवाब में लेटर लिखा था। ये वही लड़की थी जिसके रुमाल पर एम्प्टी लिखा था, यानी मार्गरेट टॉड। और फिर अपना स्टेटमेंट देते हुए मार्गरेट की माँ बताती है कि वो भी बेला से मिल चुकी है, और मार्गरेट से शादी का वादा करके उसने उनसे भी पैसे लूटे थे। बहरहाल जब वो शादी करने में टाल मटोल करने लगा तब मार्गरेट की मां ने उससे सख्ती से वजह पूछी, जिस पर बेला का कहना था कि मार्गरेट उससे गुस्सा है और वही शादी में देरी कर रही है। चार्ल्स को पता चला कि बेला और मार्गरेट की मुलाकात सन 1906 में हुई थी, और एक रोज़ जब वो दोनों बेला के घर पर थे तब वो उससे ज़बरदस्ती एक लेटर लिखवा लेता है कि मार्गरेट उससे शादी नहीं करना चाहती है और वो अमेरिका जा रही है। ये लेटर लिखवाने के बाद बेला ने मार्गरेट को मार दिया और उसकी बॉडी को मिथेनॉल से भरे ड्रम में डाल दिया, जिसके बाद वो ये लेटर मार्गरेट की मां को भेज देता है। पुलिस ये देख सन्न रह गई कि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट की वजह से बेला को कुल 174 शादी के प्रपोजल्स आए थे, जिसमें से वो 74 लड़कियों से मिला, और उनमें से 23 लड़कियां उसके साथ चलने को तैयार हो गईं और अपनी जान गंवा बैठी। डिटेक्टिव चार्ल्स पर अब बेला को पकड़ने का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था, मगर अफवाहों और वर्ल्ड वॉर के बीच ये उतना ही मुश्किल भी होता जा रहा था। इसी दौरान 4 अक्टूबर सन 1916 को चार्ल्स को सर्बियन हॉस्पिटल से 2 लेटर्स मिलते हैं, जिसमें पहला मैसेज ये था कि 1 साल पहले बेला इसी हॉस्पिटल में एडमिट था क्योंकि उसे टाइफाइड हो गया था, और दूसरा मैसेज ये था कि बेला अभी भी उसी हॉस्पिटल में है और वहाँ उसका इलाज चल रहा है। इन दोनों अलग अलग लेटर से चार्ल्स बहुत कंफ्यूज हो गया, मगर फिर भी वो फौरन उस हॉस्पिटल के निकल जाता है जो सर्बिया में था। हॉस्पिटल पहुंचते उसकी मुलाकात ऑस्ट्रो हंगेरियन आर्मी ऑफिसर से होती है, जिसमें एक ऑफिसर उसके पास आकर उसे मुबारकबाद देता है कि उसने बेला को पकड़ लिया है। ये सुनकर चार्ल्स के चेहरे पर एक खुशी की चमक आ जाती है, क्योंकि दिन रात इस केस पर काम करने के बाद वो आखिरकार बेला तक पहुंच ही गया था। बहरहाल चार्ल्स को एक रूम में ले जाया जाता है जहां बेड पर एक मरीज दूसरी तरफ मुंह किए लेटा था, और चार्ल्स उसके पास जाकर बात करने लगा, मगर उस मरीज की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। ये देख चार्ल्स को कुछ अटपटा सा लगता है, और तभी उसे महसूस होने लगा कि जब से वो रूम में आया है बेला जरा भी हिलडुल नहीं रहा है। वो बेला को पलटने के लिए जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसके पैरों तले जमीन सरक गई, क्योंकि ये शख्स मर चुका था और ये बेला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे चार्ल्स के आने की खबर बेला को पहले ही दे दी गई थी, और एक डेड पेशेंट की बॉडी अपने बेड पर रखकर वो वहाँ से फरार हो गया। यह पहली और आखिरी बार था जब चार्ल्स बेला के बहुत करीब था और वो उसके हाथ आते आते रह गया, मगर इसके बाद बेला फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। आने वाले सालों में यह सवाल बार बार सबके सामने आता रहा कि आखिर बेला है कहाँ, मगर इस सवाल का कभी कोई जवाब नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना था कि सन 1919 में उन्होंने उसे बुडापेस्ट में देखा है, मगर किसी के पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं था। कुछ सालों बाद अमेरिका के होमिसाइड डिटेक्टिव हेनरी ऑसवाल्ड का भी कहना था कि उन्होंने बेला को ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलते देखा है। हालांकि सबको लग रहा था कि डिटेक्टिव ने किसी और शख्स को देखा होगा, मगर डिटेक्टिव हेनरी अपने डिपार्टमेंट में अपनी ऑब्जर्वेशन, अच्छी मेमोरी और चेहरों को याद रखने के लिए जाने जाते थे। वो बेला को इसीलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि उस वक्त स्टेशन के बाहर बहुत भीड़ थी और भीड़ में वो कहीं गायब हो गया। सन 1936 में अमेरिका से आखिरी बार ये खबर आई कि बेला से मिलता जुलता आदमी एक बिल्डिंग में साफ सफाई का काम कर रहा है और एक जगह रेंट पर रह रहा है। बहरहाल पुलिस जब उसके पते पर पहुंची तब तक वो वहां से भाग चुका था और फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। बेला किस को लोग आज भी सिंकोटा के शैतान के नाम से जानते हैं, और वो कहाँ गया और उसके साथ क्या हुआ ये आज भी एक रहस्य है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।